हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बिजनेस स्टडी के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरी बिजनेस स्टडी का। सबसे ज़्यादा जो केस स्टडी है वो इस टॉपिक से पूछी जाती है। ये लगा लो 100% है पेपर के अंदर, यहाँ से केस स्टडी आपके एग्ज़ाम में आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से केस स्टडी ना आए। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? सबसे पहले बात करते हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है क्या होते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। अगर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की बात करते हैं ना बेटा, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो हम लोग बोलते हैं ये एक ऐसे फंडामेंटल ट्रूथ है, ये एक ऐसे फंडामेंटल ट्रूथ है जो मैनेजर को गाइड करते हैं कि भाई तुझे काम ऐसे ऐसे करना है। ये एक ऐसे सिद्धांत बना दिए गए फेयोल और टेलर के द्वारा। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि फेयोल कौन थे, टेलर कौन थे। फेयोल के वो प्रिंसिपल्स हैं, फेयोल और टेलर के वो प्रिंसिपल्स हैं, वो सिद्धांत है जो हमारे मैनेजर को एक प्रकार से गाइडलाइंस दे देते हैं। हमारे मैनेजर को क्या देते हैं? गाइडलाइंस देते हैं कि आपने काम करना कैसे। और अगर मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो उसका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसको कहीं ना कहीं पहले से पता होता है कि यार मैं ना इन प्रिंसिपल्स की मदद से इस काम को ऐसे कर सकता हूँ। समझ में आती है बात? तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। दे आर फंडामेंटल ट्रूथ। ये क्या है? फंडामेंटल ट्रूथ है विच एक्ट एज अ गाइडलाइन। जो किसके लिए कैसे काम करते हैं? एक्ट एज अ गाइडलाइंस। गाइडलाइंस का मतलब क्या है? एक राह दिखाते हैं आपको। क्या दिखाते हैं? राह। फॉर मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन, मैनेजर को आगे अपना एक्शन कैसे लेना है, डिसीजन कैसे लेना है, उसके लिए जो गाइडलाइंस जो मैनेजर को मिलती है ना, वो कहाँ से मिलती है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से मिल जाती है। क्लियर है? तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बेटा आगे पढ़ते हैं। ज़्यादा बकवास हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। आपकी बुक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में गिवन होता है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो बकवास है, वो भी काम की चीज़ें हैं, लेकिन हम ना पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे क्योंकि हमें नॉलेज भी पॉइंट टू पॉइंट चाहिए। तो हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करें। इसमें अगला है फीचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पहला फीचर है बेटा यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब है कि प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ये हर जगह लगते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब क्या? ये हर जगह लगते हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, है ना भाई? हर जगह लगते हैं ये। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। दे कैन बी अप्लाइड, हम लोग बोलते हैं इन्हें आप अप्लाइड कर सकते हो फॉर द ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ भाई, सभी प्रकार की संस्थाओं के अंदर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगा सकते हो, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। स्मॉल एज वेल एज द लार्ज सेक्टर, चाहे आप छोटी संस्थाओं में लगाओ इसे, चाहे आप बड़ी संस्थाओं में लगाओ। बिजनेस एज वेल एज द नॉन बिजनेस, चाहे बिजनेस में लगाओ चाहे नॉन बिजनेस। नॉन बिजनेस बोले तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती। समझ में आता है? फर्स्ट पॉइंट यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या कहता है? सभी प्रकार के बिजनेस में लगता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे उसका नेचर ऑफ बिजनेस कुछ और हो, और चाहे वो बिजनेस के अलावा नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ भी करते होंगे तो वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हो। सेकंड है हमारे पास बेटा जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस के अंदर हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट बट दे आर नॉट प्रोवाइड द रेडीमेड सॉल्यूशन। बेटा बिल्कुल एक्यूरेट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपने पेपर में इतना लिखना है, टीचर ने नंबर लुटा देना है आपके ऊपर। ठीक है जी, टीचर बहुत ज़्यादा खुश होगा। आपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखा है। प्रिंसिपल जो है ना, ये मैनेजमेंट को एक प्रकार के गाइडलाइंस देते हैं, मैनेजमेंट को गाइड करते हैं कि काम करना कैसे है। लेकिन अगर आप ये बात बोलते हो कि प्रिंसिपल जो है वो एक प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन दे देगा आपको, ये बात गलत बोल रहे हो। आपको प्रिंसिपल को अप्लाई करके सॉल्यूशन अपने आप ढूंढना है। ये खाली आपको रास्ता दिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, पर ये सॉल्यूशन नहीं देंगे आपको। सॉल्यूशन आपको निकालना है इनकी मदद से,
समझ में आती है बात। तो रेडीमेड सॉल्यूशन वाली बात अगर कहीं आ जाए तो डिनाइल मार देना कि नहीं भैया रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बेटा फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड द एक्सपेरिमेंट। बेटा ऐसा नहीं हुआ कि इन्हें रातों रात बना दिया गया, कि फ्यूल का मन आया, फ्यूल ने बोला कि भैया मैंने लिख दिया और ये बन गए, टेलर का मन आया मैंने लिख दिया और ये बन गए ना, ऐसे नहीं बनाए गए ने इन्हें बेटा। पहले बनाया, पहले उसने क्या किया, बनाया क्या क्या ऐसे करने पे ऐसा हो सकता है, पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसको बार 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 रिपीट किया, मैनी टाइम्स उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या बार बार रिजल्ट सेम आएगा, क्या बार बार रिजल्ट सेम आएगा। तो बार 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 इनको अप्लाई किया गया, अप्लाई करते गए करते गए करते गए, जब हर बार रिजल्ट सेम आया तो उन्होंने बोला कि भैया ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, आप भी इनको इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि हमने बहुत बार अप्लाई किया, हमारे यहाँ पे हर बार रिजल्ट सेम आए हैं। तो समझ में आया ये प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, इन पर बहुत बार प्रैक्टिस की गई है, इन पर क्या किया गया, बहुत बार प्रैक्टिस की गई है, एक बार एक्सपेरिमेंट करके बार बार प्रैक्टिस की गई। क्या हर बार रिजल्ट सेम आ रहा है, अगर हर बार रिजल्ट सेम आ रहा है तो उन्होंने बोला ठीक है ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बन सकता है। इस तरीके से बनाए हैं इन्होंने। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू रिसर्च। कैसे डेवलप किए गए, पहले रिसर्च किया गया, पहले बनाए वो रिसर्च से, रिसर्च वर्क प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट की गई, आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग दैम। समझ में आई बात। तो प्रॉपर रिसर्च वर्क से बनाए गए हैं, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की गई है, प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट की गई इनके अंदर भी, तब जाके इनको डेवलप किया गया है, ठीक है। अभी आपने ना हमारे साथ इसमें प्रिंसिपल, जब आप आगे पढ़ोगे तो हमारे को दो लोगों के प्रिंसिपल यहाँ पे पढ़ने हैं, दो विद्वानों के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फ्यूल एंड टेलर। जब टेलर की हम बात करेंगे तो टेलर ने बहुत सारे अपने प्रिंसिपल्स में एक बात बोली भी है कि मैं साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करता हूँ। और टेलर ने जब अपने प्रिंसिपल्स को बोला तो टेलर ने बोला 100 टाइम्स आप रिपीट करना चीज़ों को, 100 टाइम्स आप एक चीज़ को साइंटिफिक नज़रिए से डेवलप करेंगे तो उसको 100 टाइम्स रिपीट करके देखेंगे, अगर उसका रिजल्ट सेम होता है तो आप उसको प्रिंसिपल का नाम देंगे। इस तरीके से टेलर ने अपने प्रिंसिपल ऑब्जर्व किए। तो टेलर वाली बात तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्टली अप्लाई होती है, ठीक है जी। फ्यूल ने भी हालांकि किए ऐसे ही है। फ्लैक्सीबल का मतलब क्या होता है बच्चे, चेंज होना। फ्लैक्सीबल का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज होना, मतलब बदल जाना। हमने बोला कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अगर इन्होंने बना के दिए हैं टेलर ने और फ्यूल ने, तो ऐसा नहीं बना के दिया कि भैया ये और ये ऐसे ही अप्लाई होंगे, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। ये बात कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि भैया ये जो प्रिंसिपल है ये रिजिड है। रिजिड मतलब समझ तो फिक्स्ड है, फिक्स नहीं है प्रिंसिपल कि भैया ऐसा ना ऐसा ही होगा, इसमें ना कुछ बदल नहीं सकते आप। जैसे साइंस के प्रिंसिपल होते हैं ना, साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं बेटा। जैसे H2O है, आप सोच रहे हो उसमें से हाइड्रोजन का एक डाल देते हैं, एक निकाल देते हैं, H1O बना देते हैं, तो नहीं बनेगा पानी। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं कि भैया हम तो फ्लेक्सिबल हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बोलते हैं हम साइंस की तरह बिल्कुल फिक्स नहीं है, हम लोग फ्लेक्सिबल है। अगर आपको कभी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में लगता है कि कोई चेंज कर लेना चाहिए और इस प्रिंसिपल को चेंज करके मैं थोड़ा बहुत अपने आप मॉडिफाई करके इस्तेमाल करूँगा, तो आप मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर लें। समझ में आती है बात। द सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। आप इन प्रिंसिपल में कुछ जो चेंजेस हैं वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जैसे आपकी कंपनी के रिक्वायरमेंट है, ठीक है बेटा। तो चारों के चारों आपको समझ में आते हैं। 5th पे चलते हैं। अब एक बार ना बच्चे आप लोग और क्या करेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए ना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है जी। और एक काम और करेंगे बेटा, जब आप क्लास लेते हैं तो अपने फ़ोन को ना ऐसे लैंडस्केप में रखा करो, ठीक है। चलो बेटा 5वें पॉइंट पे चलते हैं। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करें 5th पॉइंट, बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियर इन नेचर क्या कहता है, ये कहता है बेटा दे फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। एक्चुअल में ना मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल का फ़ायदा क्या होता है, ये ना जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बिहेवियर को चेंज कर देता है। उनके ऊपर जैसे हम एम्प्लॉयज़ पे इन प्रिंसिपल्स को लगाना स्टार्ट करते हैं तो एम्प्लॉयज़ की सोच को चेंज कर देता है, एम्प्लॉयज़ के काम करने के एटीट्यूड को चेंज कर देता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बिहेवियरल इन नेचर, कि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में क्या आया, एक चेंज आया, उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है इनको अप्लाई करके। तो दे फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है जी। इनको किस लिए बनाया गया है, दे फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं
किसके बिहेवियर को, एम्प्लॉय के बिहेवियर को। और इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे क्या है, उनके नेगेटिव एटीट्यूड से एम्प्लॉय को क्या करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करते हैं, और इससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करते हैं। वो मोटिवेटेड जब होते हैं तो वो अपनी बेस्ट एफिशिएंसी से काम करते हैं। क्लियर है? दीज प्रिंसिपल्स इम्प्रूव द रिलेशंस ऑफ द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट। इससे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच के रिलेशंस भी अच्छे हो जाते हैं। सुपीरियर्स को लगता है कि मेरे सबॉर्डिनेट कुछ नहीं करते, सबॉर्डिनेट को लगता है कि मेरे सुपीरियर ना मुझे खाली परेशान करते रहते हैं, मेरे को अननेसेसरी, मेरे को ज़्यादा काम देते हैं। तो ये जो इनके बीच के जो रिलेशंस हैं ना, इन रिलेशंस को भी इम्प्रूव करता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा करने से ऐसा होगा और ऐसा करने से ऐसा होगा। जब मैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता हूँ तो हम यहाँ पे बात करते हैं द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बट द सम टाइम द रिजल्ट आर नॉट एब्सोल्यूट। देखो हम लोग एक तो बात बोलते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अगर आप अप्लाई करोगे, अगर आपने अप्लाई किया कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को अच्छी तनख्वाह दोगे, मैंने एक ऐसी फेयर रेम्यूनरेशन एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन पेड करते हो तो आपके एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अच्छा काम करेंगे। क्या करेंगे, वो अच्छा काम करेंगे। बट सम टाइम ये बात जो है वो एप्लीकेबल नहीं करती। कई सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं, बाबा टाइप, संत टाइप, उन्हें ना पैसे की ज़रूरत ही नहीं होती, उनको रेम्यूनरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी ऑलरेडी उनका 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए जिनसे उनका पैसा ना, जो उस पैसे से उनका घर ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। अब ना वो पैसे से ऊपर वाली चीज़ चाहते हैं। अब वो क्या चाहते हैं, अब वो चाहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, अब वो चाहते हैं अपना नाम, अपनी पहचान, वो चाहते हैं अपने आप को एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट पे प्रूव करना। तो अगर हम बात करें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, तो कई बार हमारे प्रिंसिपल्स ऐसे होंगे जो कॉज एंड इफेक्ट की तरह यहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये क्या होते हैं, ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं ये ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई करते हैं, ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई करते हैं, और ह्यूमन बींग का जो नेचर होता है ना वो डिफरेंट होता है बेटा। क्लियर है बिल्कुल? तो एक बार रीड कर लेते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो बात तो हम यही बोलते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेस पे होते हैं जी। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई ऐसे होते हैं, ये ऐसा करने पे ऐसा होता है और ऐसा करने पे ऐसा होता है। बट सम टाइम क्या होता है, बट सम टाइम ये होता है इसके रिजल्ट एब्सोल्यूट नहीं आते, सम टाइम ये इसके रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ जाते हैं। सम टाइम इसके रिजल्ट कैसे आते हैं कि ऐसा करने पे ऐसा नहीं होता। फिर ऐसा करने पे ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा करने पे ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल है वो ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई कर रहे हो, और हर ह्यूमन बीइंग एक अलग तरीके से सोचता है। क्लियर है? 7th पॉइंट है हमारे पास कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब क्या होता है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कंटिजेंट का मतलब क्या होता है। बेटा हमने अकाउंट्स में कंटिजेंट का मतलब समझा हुआ है। कंटिजेंट का मतलब क्या होता है, कंटिजेंट का मतलब हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। कंटिजेंट का मतलब होता है कि द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज अनसर्टेन। जिसकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग क्या होती है, अनसर्टेन होती है। जिसकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग क्या होती है, अनसर्टेन होती है। उसकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग एक पर्टिकुलर एक इवेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है जी। जिस इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग अनसर्टेन होती है, आप ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कंटिजेंट। जैसे मेरी कंपनी के ऊपर कोई केस कर दे कि भाई मेरे को ना तेरे से 50,000 रुपये का जो वो मेरे ऊपर एक क्लेम डाल दे कि मेरे को ना आपसे 50,000 रुपये का क्लेम चाहिए। अब कोर्ट में केस लड़ा जाएगा। अब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग क्या है, अनसर्टेन है। अगर मैं एक केस हार गया तो मुझे चुकाने पड़ेंगे, और अगर मैं केस जीत गया तो मुझे नहीं चुकाने पड़ेंगे। तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग क्या है, अनसर्टेन है। और अनसर्टेन वो किस इवेंट पे डिपेंड करती है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग किस इवेंट पे डिपेंड करती है, इवेंट जज के डिसीजन पे। जज ने अगर मेरे फेवर में डिसीजन सुनाया तो मुझे नहीं पेड करना, मेरे फेवर में नहीं आया डिसीजन तो मुझको पेड करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब समझ में आ गया। अब कंटिजेंट के मतलब को हम लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में क्यों पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी क्या कंटिजेंट है, बिल्कुल कंटिजेंट है बेटा, ध्यान से पढ़ो। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटिजेंट और डिपेंड अपॉन द सिचुएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सर ये भी ना कंटिजेंट है, डिपेंड करता है सिचुएशन की, ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऐसा हुआ तो ये वहाँ पर अप्लाई करेंगे, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऐसा नहीं हुआ तो ये वहाँ से अप्लाई नहीं करेंगे। तो कंटिजेंट हो गए ना कि नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा नेचर हुआ तो हमारा प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई करेगा,
और ऐसा नेचर नहीं हुआ तो हमारा प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। लाइक मैंने आपको बताया कि सपोज करो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ना ग्रुप एक्टिविटी में काम करने की ज़रूरत है, तो हमारा एक प्रिंसिपल बोलता है हमारे को कि भैया ग्रुप में काम करो, ग्रुप में काम करो, ग्रुप में काम करो, ग्रुप में काम करो। वो हमारे को इंसिस्ट करता है कि ना अपना अब इंडिविजुअल को मत लेके चलो, ग्रुप एक्टिविटीज़ को लेके चलो, ग्रुप एफर्ट्स को लेके चलो। पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ग्रुप में काम होता ही नहीं है, जहाँ पर काम ही सिंगल सिंगल होता है, क्या वहाँ पर वो ग्रुप वाला प्रिंसिपल काम कर देगा क्या? जो करे ग्रुप में काम करो, ग्रुप में काम करो, ग्रुप में काम करो, वो तो अप्लाई नहीं करेगा। तो क्या है, नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है। ठीक है जी। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है। फिर हमने पढ़ा इनके फीचर्स कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया ना तो अच्छे से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके बेटा, गुड बाय।